यस हेलो. सो वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम्स जो है, these all are vibrational modes of freedom. Sorry, vibrational degree of freedom या modes of vibration. नहीं दिख रहा है. फोटो दिख रहा है. आप लोगों को दिख रहा है ना? सर किसको? मैं आप ही लोगों को बोल रहा हूँ. आर यू एबल टू सी एनीथिंग? व्हाट आर यू एबल टू सी? स्क्रीन आपका जिसमें 6 टाइप का वाइब्रेशनल मोशन दिखा रहा है. दिख रहा है ना? और हाँ ट्विस्टिंग, सीजरिंग, रॉकिंग हाँ सर, वो फिगर्स दिख रहे दिख रहा है ना? हैं और एनिमेशन भी. हाँ एनिमेशन भी, राइट? ओके, इट इज दिस. हेलो, हैव अ लुक. ये क्या हो रहा है यार? हाँ, these are vibrational modes of vibration. ठीक है. अच्छा, नेमिंग जो है ना, वो थोड़ा सा उल्टा है. इसका नाम ऊपर में दिया हुआ है. मतलब ये सबसे पहला वाला डायग्राम जो है, दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, then then asymmetric stretching, then wagging. Wagging मतलब it's going up and down, up and down. हाँ, जैसे हम लोग ड्रम बजाते हैं ना, so it's drum beating. Wagging is drum beating. ठीक है. And then we have twisting. Twisting में एक ऊपर जा रहा है, दूसरा ड्रम को बाइट कर रहा है, और उसमें दोनों एक साथ ड्रम को बाइट बिट कर रहे हैं एंड ऊपर जा रहे हैं. Then सीजरिंग, एंड देन रॉकिंग. ठीक है. सो ये 6 डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है. क्लियर है क्या? एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन. अच्छा, इनका एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन किधर है? इसलिए एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? बेसिकली वाइब्रेशनल एक्सिस जो है, सी, नहीं देखो, सारे में एक्सिस ऑफ वाइब्रेशन जो है ना, दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसमें हम इसको देख रहे हैं, एंड पासिंग थ्रू द येलो सेंट्रल वॉल. ठीक है. हाँ. So the axis of vibration in all cases is something which is perpendicular to the plane, and वाइब्रेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है. हाँ, लॉन्गिट्यूडल नहीं, ट्रांसवर्स. ठीक है. ओके, नाउ again let us get back to our discussion.
क्या? थ्री पार्टिकल सिस्टम। टू के लिए एक ही वाइब्रेशन रहेगा। they can either, I mean, they will be like doing to and fro, going this way, like यहाँ पर दोनों हैं तो दोनों बाहर की तरफ जाएंगे और फिर दोनों अंदर की तरफ आएंगे। हाँ, क्या ऊपर नीचे? नहीं नहीं, ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे फिर कोई भी चीज फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है। और सी, इसको अब हम लोग ये कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है ना किसी भी एक सिंगल एटम के साथ एसोसिएटेड, दैट इज मैक्सिमम 3। ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल n एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल अगर n एटम से बना हुआ है, तो द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू बी 3n। ठीक है। what I am saying is, with any single atom, single particle, single particle, 3 degree of freedom is associated. क्या? You can bring a bit down also if you can. Was 3 degree of freedom is associated. So if a molecule has n atoms, that is, its atomicity is n, then total degree of freedom associated with such molecules are 3n। ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n, एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रू इन ऑल केसेस। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। एन एटम से बना है तो 3n इज गोइंग टू बी द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। फर्दर, क्या बोल रहे हो?
क्या बोल रहे हो? अरे CO2 में कितने एटम्स हैं? 3 है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने हैं? 2 हैं। नाइट्रोजन में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, टेट्राटोमिक। SO3 में कितने हैं? 4 हैं। मीथेन में कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। समझा अभी? 5, सॉरी, हाँ 5 है, सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। अमोनिया में 4 हैं, ठीक है। सो अब इनमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी? तो जिसमें 4 है उसमें 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा टोटल। जिसमें 5 है उसमें 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। जिसमें 3 है उसमें 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। जिसमें 2 है उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ, हाँ बोलो। मूवमेंट हो सकता है, कितने डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकता है? हाँ, 12 डायमेंशन में मूव कर सकता है। 12 अलग अलग डायरेक्शंस में उसके मूवमेंट हो सकते हैं, या उसके सारे मूवमेंट को हम 12 अलग अलग डायरेक्शंस में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कुछ ट्रांसलेशनल होंगे, कुछ रोटेशनल होंगे, और कुछ वाइब्रेशनल होंगे टोटल। अब वो कितने कितने किसके बनेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। हाँ, अब आ रहा हूं मैं उसके ऊपर कि सर मोनोएटॉमिक इसको होगा। जूम आउट करना। मोनोएटॉमिक होगा तो कितने रहेंगे, डायटोमिक रहेगा तो कितने रहेंगे, ये सारी चीजें हम अभी करने वाले हैं डिस्कस। बोलो ना, क्या क्या? सॉरी, हाँ फिर से बोलो। अच्छा, ठीक है, कर देते हैं। नीचे, थोड़ा सा नीचे। हाँ, नहीं नहीं, वो तो ये तो मैं कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग। उसको नीचे की तरफ ऑफ द फ्रीडम्स विल बी फॉर ट्रांसलेशनल मूवमेंट, सम ऑफ देम विल बी फॉर रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। एंड बाकी जो होते हैं, ठीक है, दैट इज एसोसिएटेड विथ वाइब्रेशन। इज दैट ओके? कहा? हाँ, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। नहीं, वाइब्रेशन में 6 तो दिख गया ना अभी, 6 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अभी तो दिखा। नहीं, 3 डायमेंशन कैसे हुआ? टाइम भी डायमेंशन देखना पड़ेगा हमको ना। हाँ, जैसे जब एक साथ नीचे और ऊपर हो रहा है तब तो ठीक है, बट अलग अलग टाइम पे अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको एक ही डायरेक्शन में कैसे प्रोजेक्ट करोगे? बात समझ में आ रही है? हाँ, सी, इफ इट इज डूइंग लाइक, एक साथ अगर वो कहीं पर गिर रहा है या उठ रहा है तब तो ठीक है, एक डायमेंशन में हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। बट व्हेन उन दो मॉलिक जो ये वाली चीज थी, सी, और ये ट्विस्टिंग वाला फेनोमेना, इसमें मैं एक डायमेंशन में कैसे करूंगा?
It cannot happen in one dimension. It can never be projected in one dimension accurately. Right? So that is how vibrational degrees of freedoms जो है, that's I mean it has been said कि जो रोटेशनल होगा और जो ट्रांसलेशनल होगा उसको 3n में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो होंगे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल मोड ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम. ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस? सर हाँ बोलिए. सिंगल पार्टिकल के लिए 0 रोटेशनल डिग्रीज है ना? हाँ वो अभी आ रहे हैं, 2 मिनट दो, जस्ट 2 मिनट. नहीं सर, क्योंकि कल मैंने गलती से लिख दिया 3 डिग्रीज होते हैं इसलिए. क्या वाइब्रेशन रोटेशन सिंगल पार्टिकल हाँ के लिए नहीं, हाँ सिंगल पार्टिकल के लिए ट्रांसलेशन 3 होंगे. हाँ, वो लिखा, पर उसके नीचे मैंने वापस वो लिखा अच्छा तो वो रोटेशन. गलत है, वो गलत है, वो गलत है. ओके. और सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबसे पहली चीज n एटम्स अगर मॉलिक्यूल में है तो 3n हो जाएगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सर आपका वो वेबसाइट वाला स्क्रीन दिख रहा है, वो बोर्ड नहीं दिख रहा. ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, this is always equal to 3n minus, see ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं ft बोल लेता हूं. ठीक है, f स्मॉल f एंड t, एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को fr. Is that okay? So number of vibrational degree of freedom क्या होगा हमेशा 3n minus ft minus fr, और 3n क्या है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज f. ठीक है, ft एंड fr क्या है, उनके डेफिनेशंस मतलब नोटेशन का मतलब लिख देता हूं. ft is equal to total, sorry not total but translational degrees of freedom. Translational degree of freedom. fr rotational degree. नाउ इक्वी पार्टीशन से जो हमको दो मेजर चीजें मिलती हैं, 2-3 मेजर चीजें, दैट आई एम गोइंग टू स्टेट एंड देन वी आर गोइंग टू कम ऑन सीपी एंड सीवी एंड सीपी. ठीक है, तो इक्वी पार्टीशन में हमको यहाँ से क्या मिलता है, क्या क्या आ रहे हैं, गिव मी सम टाइम. Equipartition law says that every translational
and rotational degree of freedom will contribute half kbt of kinetic energy to the molecule slash or to the molecule or simply to the particle. So if that particle has जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल और ट्रांसलेशनल रहेंगे हर के लिए वो हाफ केबीटी काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, e to the half kbt kinetic energy to the particle in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट कंडीशन. किसी भी टाइम पे लाइक 300 डिग्री केल्विन पर या डिग्री सेल्सियस पर देख रहे हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस पर एक मॉलिक्यूल को उसका वाइब्रेशनल फ्रीडम जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ईच ऑफ देम आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी के बराबर की काइनेटिक एनर्जी उसको सप्लीमेंट कर रहा है. 305 डिग्री सेल्सियस पर उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर में टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेंगे एंड हाफ केबीटी ईच ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हाफ केबीटी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा. सो अब किस सिस्टम में कितना रहेगा ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, that is a subjective matter which we are going to discuss in context of this. ठीक है, हाफ केबीटी कहाँ से? तो बेसिकली रूल्स वही होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स होते हैं कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर और टेम्परेचर इज एन इंडिकेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो जितना मोशन या जितना ज्यादा मोशन रहेगा टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूलर या पार्टिकल्स का मोशन रहेगा. सो इन्हीं के दोनों के स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन से एवरेज आउट इन 3 डायरेक्शंस और वहां से बेसिकली ये वैल्यू आई है एंड it has been called as law of equipartition. ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल उन दोनों का हाफ केबीटी रहता है. हाँ, ईच फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम. हेलो, ओके, क्या 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 हाँ, every translational and rotational degree of freedom will contribute half kbt of kinetic energy to the particle in thermal equilibrium. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? हाफ केबीटी.
ठीक है, 2 है तो केबीटी, 3 है तो 3 केबीटी, हाँ 3/2 केबीटी, सॉरी, 4 है तो 4 केबीटी, हाँ सॉरी 4/2 दैट इज 2 केबीटी, और 5 है तो 5/2 केबीटी, 6 है तो 6/2 दैट इज 3 केबीटी। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। अब आते हैं वाइब्रेशनल पे। तो वाइब्रेशनल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, जनरली लो टेम्परेचर्स पर इट इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नॉर डज इट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशन। ठीक है, बट व्हेन द टेम्परेचर्स बिकम हायर, ठीक है, when temperature becomes much higher, then vibrational degree of freedom also starts contributing to the total energy of the system. ठीक है, they also starts contributing to the total energy of the system, that is internal energy of the system. ये काइनेटिक एनर्जी जो है, सिर्फ काइनेटिक के टर्म्स में हम इसलिए बातें कर रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी। रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, वो एक स्टैटिक वैल्यू रहेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज ओनली कमिंग थ्रू काइनेटिक thing, and every degree of translational or rotational degree of freedom keeps contributing half kbt to the system. ठीक है, half kbt per molecule or per particle, right? Okay, क्या क्या वाइब्रेशन वाला हायर टेम्परेचर पर ही क्यों एक्टिवेट होता है? क्योंकि टेम्परेचर जब कम रहेगा तो वाइब्रेशन बहुत कम रहेगा, अननोटिसेबल। जब तक बहुत ज्यादा वेगिंग या ट्विस्टिंग नहीं होएगी तब तक से नोटिसेबल कंट्रीब्यूशंस नहीं आता है, और जब तक नोटिसेबल कंट्रीब्यूशन नहीं आता है टोटल एनर्जी में उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है। ठीक है, सो इट इज ओनली एट हायर टेम्परेचर जहां पर उनका कंट्रीब्यूशन आता है या हो पाता है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। यस, coming back to vibration, see, whenever vibration takes place, whenever vibration or oscillation takes place, potential energy and of the system of the particle doing oscillation or vibration changing
अगर ये स्टेटमेंट समझने में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वी कैन एक्चुअली गेट बैक टू ऑसिलेटिंग पेंडुलम, ठीक है, या फिर अ मास अटैच टू स्प्रिंग, ठीक है, उसको अगर खींच के हम छोड़ते हैं तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है, और उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटरचेंज होते रहेगा। एवरेज वैल्यू अगर लेंगे किसी भी जगह पे, मतलब डिफरेंट जगहों का एवरेज वैल्यू लेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी और टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम, ठीक है। सो सेम चीज comes over here also. For vibrational degree of freedom, we have contribution from both potential and kinetic energy, and average contribution of kinetic energy and potential energy are always equal, and each of them contributes half kBt, ठीक है, each of them contributes half kBt, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ केबीटी करेगा एंड पोटेंशियल एनर्जी हाफ केबीटी करेगा। तो अगर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आ गया मेरे पास, हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी, दैट इज केबीटी, ठीक है। दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ तो कितना आ गया, 2 केबीटी ना, 4/2 that is 2, right? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ तो 6/2 that is 3। क्लियर है या कोई डाउट? ओके, सो लेट अस राइट दैट। हेलो अथर सर एंड तो 1 आस्था। केबीटी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली 1 केबीटी हो जाएगा। 1 डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम के लिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशंस कितना होंगे, 1 केबीटी, हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी दैट इज 1 केबीटी, ठीक है। एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1 केबीटी कंट्रीब्यूशन, 2 के लिए 2 केबीटी, 3 के लिए 3 केबीटी एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। हाँ सर। ओके, एक चीज और, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखा है ना, यहाँ पर मैं एफ वी भी लिख देता हूँ। एफ वी क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे में लिख दे सकते हो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है, बता देता हूं वो भी। अब वो टर्मिनोलॉजी ही है, कुछ ज्यादा मतलब नहीं है उसका, बट पता होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना रहेगा ना, उसका डबल अगर कर देंगे दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो ये चीज नोट कर लो, क्या बोला मैंने, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोड्स। मोड्स, MODES, हाँ, या मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। FV क्यों वो किया गया है उसका सेंस भी बता देता हूं मैं। अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जब हम डिफाइन कर लेते हैं ना, तो अभी हमको क्या ध्यान में रखना पड़ा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केबीटी, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केबीटी करेगा कंट्रीब्यूट, और ट्रांसलेशनल का ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी करेगा। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और मोड सेम रहता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए। यहां पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है।
और फिर हम ये बोलते हैं कि हर मोड जो है, मोड ऑफ फ्रीडम जो है, दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट हाफ केबीटी ओनली। बात समझ में आ गई? सो वाइब्रेशनल वाले का मोड्स हमने डबल कर लिया है, और सारा हाफ केबीटी अगर कर रहा है तो एंड ऑफ द डे टोटल कंट्रीब्यूशन जो हुआ वो सेम रह जाएगा। सो ये होमोजेनाइज करने के लिए यहां पर ये एक नया टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन कर रखा है। इज दैट क्लियर? नहीं, 6 2 मतलब वहां पर 3 ही का सिस्टम दिख रहा है ना, बाकी और रहेंगे तो चौथा आ जाएगा। तो हाँ, क्या बोल रहे हो? कौन सा वाला? 2FB क्यों होता है? सी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ केबीटी एंड हाफ केबीटी किया, यानी टोटल केबीटी कर लिया। तो इंस्टेड हम ये ना बोलें कि वाइब्रेशनल वाला अलग करता है और रोटेशनल वाला अलग करता है, ट्रांसलेशनल वाला अलग करता है। वी जस्ट से दैट वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ फ्रीडम जितने हैं, सारे मोड्स ऑफ सॉरी सारे मोड्स जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे हाफ केबीटी। ठीक है? तो अगर एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और दो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल कितने हो गए मोड्स? 6 हो जाएंगे। 2 + 2 + 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल कितना है? एक ही है, बट मोड 2 हो गया। अरे बोल रहा हूं, सुनो पहले। उधर के रोटेशनल वाले 2 आए, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू मोड्स। ठीक है? ट्रांसलेशन का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम था, वहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू मोड्स। ठीक है? डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीडम इज इनटू 2 इज इक्वल टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है? तो टोटल 6 हो गया। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 6/2 केबीटी, दैट इज 3 केबीटी। ठीक है? नॉर्मल कैलकुलेशंस में चलते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो केबीटी वहां से आया ट्रांसलेशन से, केबीटी रोटेशन से आएगा, और केबीटी ही वाइब्रेशन से भी आएगा, क्योंकि एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है वाइब्रेशनल। तो 3 केबीटी हो गया। सो इट्स जस्ट अ वे टू से, राइट? आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है। यू शुड नॉट गेट ये, मान लो छोटी सी चीज, यही चीज आ गया, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। टोटल सॉरी CP/CV रेशियो या गामा क्या होगा उस गैस के लिए? इट्स गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ठीक है? Now if you get confused with modes of vibration and degree of freedom, vibrational degree of freedom, then you are going to bosh up the value of gamma, और दोनों वैल्यूज दिए ही रहेंगे, सही वाला भी और गलत वाला भी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है? इसलिए दिस इज जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जो पता होनी चाहिए आपको, दैट्स इट। During any vibrational
vibration or oscillation average average potential energy contributions are always
ओके, सो नाउ वी हैव, सपोज हमारे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FT है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम FR है, ठीक है। तो और FV जो है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ओनली हाई टेम्परेचर्स पर एक्टिवेट होएगा, लो टेम्परेचर्स पर एक्टिवेट होएगा नहीं। तो लो टेम्परेचर्स पे या मीडियम नॉर्मल टेम्परेचर्स पे हमारा एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो रहेगा सिस्टम को, वो कितना रहेगा एट थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट विल बी FT प्लस FR इंटू हाफ KBT, ठीक है, एट टेम्परेचर T1। एंड एट टेम्परेचर T2 हमारा क्या रहेगा, इट विल बी FR प्लस FT इंटू हाफ KB T2, राइट। ये एनर्जी कंट्रीब्यूशन रहेगा। चेंज इन एनर्जी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू T2 minus T1 FT plus FR by 2 into KB and multiplied by T2 minus T1. This is nothing but change in internal energy, right? If there are n particles, ठीक है, तो it is going to be multiplied by, ये तो पर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन है जो हमने डिस्कस किया अभी, ये पर पार्टिकल कंट्रीब्यूशन है। If there are 1 mole of particles, it is going to be Na into this value, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो दैट विल बिकम CV into delta T, internal energy change. Are we getting this point, Asna and Atharv? हेलो सर आप एक बार वापस बोलो। हाँ, एक बार वापस बोलता ही नहीं हूँ, एक बार लिखता भी हूँ। ठहर जाओ, ये जो जो बातें बोली मैंने वो एक एक करके लिखता हूँ। ये नोट हो गया? हाँ सर, ये नोट। Yes, sir. ओके, फिर एक गड़बड़ कर गया छोटा सा। कैन वी चेंज दिस कैपिटल N बाय, या फिर रहने दो इसको, कैपिटल N ही रहने दो, इधर मैं चेंज कर लेता हूँ। फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ कैपिटल, कुछ भी एक वर्ड बोल लो, कंसिस्टिंग ऑफ X particles such that
x is equal to small n into na. Is equal to number of moles and Na is equal to Avogadro number. ठीक है? Each particle of the system has Ft, Fr, degrees of translational and rotational freedom. ठीक है? So सर थोड़ा zoom out. therefore at temperature T1 kinetic, at low temperature we are considering, at temperature T1, normal temperature, normal or low temperature KE will be equal to Ft plus Fr half Kb T1 for each particle for x particles total K1 be equal to, इस चीज को मैं सीधे सीधे इन्वोक कर सकता हूँ n into na into this entire thing. X is equal to n into na है, so I can always say that, and this is total kinetic energy, right? It's total. Not get confused with translational. So I should write total. बाद में confuse होंगे हम कैसे होंगे. So it will become n into na into Ft plus Fr into half kBt and 1. Is that okay? ये बात समझ में आ रही है ना? For same system, for same system of particles
at temperature T2, again normal or low temperature zone, or low temperature zone, total KE will be N into Na Ft plus Fr into half kBT 2. Is this okay? Can we move on? नोट कर लिया? सर नहीं T2 वाला नोट कर। नोट कर लो। बट सर इसमें हम लोग ने एग्जैक्टली क्या किया? कुछ नहीं किया। किया क्या है? T1 को T2 कर दिया। हाँ, T1 को T2 कर दिया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अब जो करने वाले हैं वो अब करने वाले हैं, ठीक है। अब हम ये बोलने वाले हैं कि टेम्परेचर T1 से T2 पर हम गए, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी जो चेंज हुई, दैट हैज टू बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर इंटरनल एनर्जी में जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी ही होता है, जो कि चेंज करता है विजिबली, राइट ना? हाँ सर। क्लियर है ये बात ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? या फिर और थोड़ा सा अगर कहीं से कंट्रीब्यूशन आता है तो पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा बहुत आता है, बाकी नहीं आता है, ठीक है। बाकी किसी का तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। तो हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज इतना, जो यहाँ पर T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर जाने में जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन internal energy of the system, that we can directly claim. Is that okay? Can we claim or not? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर क्या? अरे मैंने बोला हाँ कि इंटरनल एनर्जी का कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, या इंटरनल एनर्जी चेंज क्यों करता है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होने से, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? हाँ। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि वहीं हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज भी होगा, हाँ हाँ सर। ठीक है। एंड बाय डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? एनसीवी डेल्टा टी, हाँ राइट? तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी चेंज आ रहा है, दैट हैज टू बी इक्वल टू दैट इंटरनल एनर्जी चेंज, दैट इज एनसीवी डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी यस इज T2 minus T1, right? So that is what we are going to do the next. Change in kinetic energy of the system equal to total minus total T1, which is equal to N Ft plus Fr into half
माइनस NA FT प्लस FR to R T1 ठीक है। बाकी सारी चीजें कॉमन है, सिर्फ T2 माइनस T1 हो जाएगा। Am I making sense? FT plus FR half KB T2 minus T1 which is delta T, ठीक है, as kinetic energy is the major or is the changing among contributors internal energy. Therefore, delta U is equal to delta K and CV. Delta T is equal to N into NA FT plus FR into half KB delta T. That implies CV is N delta T दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है। इट विल बिकम हाँ सर, वो KB और NA भी R बन जाए। हाँ, हाफ इंटू FT प्लस FR इंटू NA KB और हाफ इंटू FT प्लस FR into capital R, where where KB into NA is equal to R gas constant. KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। So we have this final relationship for CV. अब अगर ये CV है तो CP क्या हो जाएगा? If gas is ideal, कल हम लोगों ने कुछ एक रिलेशनशिप निकाला था,
Cp minus Cv is equal to R और Cp is equal to Cv plus R, ठीक है ना। तो अगर Cv किसी भी सिस्टम का ये आ गया तो Cp क्या आ जाएगा, हाफ इंटू Ft प्लस Fr प्लस 2 इंटू R, ठीक है। अब ये हो गया हमारे जनरल इक्वेशन फॉर नॉर्मल टेम्परेचर जोन। अब इफ आई एम गोइंग टू हाई टेम्परेचर जोन तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, ठीक है। और सर वाइब्रेशनल, ये हाँ ये सेकंड इक्वेशन कैसे आया? अरे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, हाँ सर समझा। और Cv में ये हाफ R है ना, हाफ R को कॉमन लेंगे R में से तो 2 अंडर ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब मेरा हाँ सर। मेरा सिर्फ एक्स्ट्रा चीज एक ये था कि जब वाइब्रेशनल मोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं इन केस, तो वाइब्रेशनल मोड्स के एक्टिवेशन के बाद हमारा Cp एंड Cv कैसा दिखेगा, it will become half Ft plus Fr plus 2 Fv into R. Am I making sense to all of you? Once at higher temperature, when vibrational modes at higher temperature, when vibrational also start to contribute internal energy change. Then Cv will simply become half Ft plus Fr plus twice Fv into R, and Cp will become half Ft plus Fr plus 2Fv plus 2 into R। ये बात समझ में आई? आसना एंड अथर्व, क्या कोई प्रॉब्लम है? आसना एंड अथर्व, सर हाँ यस सर। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। पक्के से ना? हाँ सर मैं वो नोट कर रहा था इसलिए बोला नहीं पहले। चलेगा चलेगा।
Fine, that's good. अब हम एक सिंपल सी चीज होती है, एडियाबेटिक रेशियो होता है गामा, which is defined as Cp by Cv. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला अगर एक्टिवेटेड है तो इट विल बिकम सिंपली इक्वल टू Ft प्लस Fr प्लस 2Fv डिवाइडेड बाय प्लस 2 डिवाइडेड बाय Ft plus Fr plus 2Fv. If vibrational modes are activated. एक सेकेंड, मुझे अपना पेन निकालना, पेन घिस घिस करके चल रहा है। Vibrational modes are active, otherwise gamma will be, vibrational modes are active or at high temperatures, at normal and no temperature क्या होगा, Cp by Cv will be simply equal to Ft plus Fr plus 2 divided by Ft plus Fr. ठीक है, now the general equations. इसको क्या बोलते हैं, what do we say, आसना, गामा, वो तो गामा तो है ही, गामा को क्या बोलते हैं आसना, Yes. Adiabatic रेशियो, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, अच्छा नोट नहीं किए हो, ठीक है कर लो, यही तो है और क्या है। ओके, अब हम लोग जनरल वाला, सॉरी अब हम लोग केस स्पेसिफिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, Cp क्या होगा, Cv क्या होगा, मोनोटॉमिक का, डायटॉमिक का, है ना, सर इसके पहले आपने खाली वो गामा का मीनिंग लिखा ना, मोनोटॉमिक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है,
एफ टी। छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। आ नहीं पाएगा। नो नो। Translational degree of freedom. FT कितने होंगे टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमी के लिए? 3। ठीक है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग रोटेशनल कुछ होगा क्या? नो। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या 3-4 रहेंगे ऐसे? देखो टोटल रोटेशनल, सॉरी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, एक और फिर टोटल, उसके बाद सीवी, सीपी एंड गामा। क्या हुआ? हाँ ठीक है, एग्जैक्टली अभी मत बनाओ, साथ साथ में मत ड्रॉ करो। अरे मेरा भी ये बना के रखा नहीं हुआ है इसलिए आज तो ओपन भी नहीं किया मैंने। कौन है? अपना ही नॉक हुआ ना, ओपन करिए ना। So this is the table which relates translational degree of freedom, rotational degree of freedom, vibrational degree of freedom. The value for vibrational degree of freedom is always going to come from total degree of freedom minus translational minus rotational. ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पीछे लिख रखा है। एंड सीपी, सीवी एंड गामा का भी इक्वेशन जो है ऊपर लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यूज कैलकुलेट होकर के आई हैं। Note it down, then I'll give you questions and we will close for today. So हाँ बोलो ना। वो बुक के अंदर एक सॉल्व एग्जांपल्स था, वो मुझे नहीं समझा। कौन सा? तो वो आप समझा सकते हो, केटीजी में ही है वो। हाँ हाँ समझा सकता हूँ ना, क्यों नहीं, अभी समझा देता हूँ। पहले मुझे क्वेश्चन दे लेने दो, ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करना हाँ है सर, हम लोग को। ओके। ठीक है, वर्क निकालने का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट द आई मीन वेरी बिग।
HM calculate work done following cases. Assume these are vertical lines. ठीक है, rectangle है perfect. We are starting from point A, going to B, from B to C, C to D, D to E. ठीक है, B केस भी यही रहेगा, बस डायरेक्शन विल गेट चेंज्ड. ठीक है, एग्जैक्टली ट्रू कॉपी इसका रहेगा. इनफैक्ट रुक जाओ, ये मत ड्रॉ करो तुम लोग अगला वाला ड्रॉ कर ले. मतलब ठीक है, क्या बोलो. बट सर क्वेश्चन का नाम सेम ही है ना? अरे हाँ, एकदम से डिट्टो. ये वाले को मैं सेकंड वाले में ट्रांसफर कर दूंगा. दिस विल बी माय डायग्राम बी, और डायग्राम ए जो है उसमें चेंज कर दूंगा अभी मैं. ठीक है, आई नो इट्स चीटिंग. ठीक है, बोलो ना. क्या? कुछ भी नहीं है. टी नॉट और वी नॉट के टर्म्स में आप लोग को वैल्यू निकाल के दें वर्क डन. ठीक है, दूसरी बार में मैं ए से चालू करता हूँ, डी पे जाता हूँ, सी पे आता हूँ, बी पे आता हूँ, और फिर बी से ए पर आता हूँ. ठीक है,
हाँ, ए पहले वाले में, सॉरी दूसरे वाले में ए से बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी पर से ए। हाँ, सबका जोड़ो और फिर निकालो वैल्यू। ठीक है, हर सेगमेंट का। राइट राइट राइट। सी में यही एक्सरसाइज आप लोगों को ट्रायंगल के साथ करना है, रिपीट। या ट्रायंगल के बदले छोड़ो, ट्रायंगल नहीं देता हूँ, सर्कल के साथ यही चीज करो। क्या हुआ? अच्छा, सर्कल का भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का इक्वेशन पढ़े हो ना? बताया तो मैं नहीं है, मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो आनंद सर बताए होंगे, बताए ही होंगे। नहीं, वो तो एलिप्स का था। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना? हाँ, तो सीकेपी ने अब आनंद ने बताए होगा, नहीं बताने का सवाल ही नहीं है। हाँ, क्या क्या? हाँ, अभी तो अब तो स्ट्रेट लाइन में है। एलिप्स हो जाएगा, दोनों अलग अलग होंगे डिनोमिनेटर्स, तो एलिप्स। इक्वल डिनोमिनेटर्स होंगे तो सर्कल। ठीक है। अभी यार सर्कल में कैसे बनाऊं, ये है मुश्किल काम मेरे लिए। ठीक है, अज्यूम कर लो ये सेंटर है सर्कल का, ये वी नॉट है, 2v0, और ये 3v0, p0, 2p0 एंड 3p0। यहाँ पर भी 3p0, 2p0 एंड p0, एंड ये v0, 2v0, 3v0, v0, 2v0 and 3v0. This is the center of the circle. ठीक है, बाउंड्रीज थोड़ी सी ड्रॉ कर लूं तभी सर्कल ड्रॉ होएगा मेरे से, अदरवाइज आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग्स। होपफुली आई डू अ गुड सर्कल। नहीं, इट्स वेरी बैड, बट आप लोगों को अज्यूम करना है कि यही गुड सर्कल है। ठीक है, पॉइंट सर्कल कैसे होगा? ये बड़ा हो गया थोड़ा सा। सर उसका रेडियस v0 है ना? हाँ, ये इसमें अब एक्चुअली आपको बता दूं मैं, इसमें रेडियस v0 लेना पड़ेगा, या v0 एंड p0 दोनों ले सकते हो। स्केल्स आर सेम। हाँ। p0 इज इक्वल टू v0 न्यूमेरिकली, p0 इज इक्वल टू v0 न्यूमेरिकली, इन दोनों के लिए। ठीक है, नहीं तो इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, और वहां पर ए और बी, जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, ए और बी क्या है, ए एंड बी आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एंड आर इज द रेडियस। क्लियर? अब बाकी का दिमाग लगा लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकली इक्वल। ये सिर्फ आप लोग के प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर, मतलब आसान करने के लिए दिया है मैंने, बाकी कोई रीजन नहीं है। बाकी जेनरिक रहेगा, ऑन स्केल नहीं रहेंगे। बाकी जगह पे कहीं पे भी आप देखेंगे तो मैंने उसको करके दिया है फॉर सम रीजन।
Asna, you may leave C and D, you may do, I mean you can do just A and B only. ठीक है, बाकी लोगों को A B C D चारों करने हैं. आसना आपके लिए A और B मैंडेटरी है. मूड हो तो C and D करना, अदरवाइज यू कैन लीव देम. Is that okay? सर ए एंड बी Okay, में sir. स्टार्टिंग पॉइंट ए है. हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट A है. The starting point is A. यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट अपने हिसाब से ले सकते हो, यहीं ले लो. यहाँ से इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, और इसमें यहाँ से इस तरफ जा रहे हो और घूम के इधर आ रहे हो. सो बेसिकली ये है कि वर्क डन इन अ साइकिल ड्यूरिंग क्लॉकवाइज साइकिल और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल क्या रहने वाला है, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी. ठीक है, और ये इससे एक जनरलाइज्ड रूल बना करके रख लेंगे हम लोग. ठीक है, एरिया अंडर द कर्व निकाला, जो साइन आ रहा है वो साइन को चिपका दिया, एंड यू विल हैव फटाफट आंसर. बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप लोग कैलकुलेट करोगे ना, तो बोथ ऑफ देम विल हैव सर्टेन साइंस एसोसिएटेड विद देम, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये तो पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा, जैसे पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो प्लस साइन इनटू समथिंग ऑफ पी एंड वी रहेगा, और या फिर माइनस समथिंग, माइनस मल्टीप्लाइड बाय पी एंड वी का समथिंग रहेगा, फंक्शन ऑफ पी एंड वी. तो चूंकि पी एंड वी जो दोनों जो हैं वो पॉजिटिव नंबर है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो अगर प्लस साइन उनके पहले आ जाता है तो वेल एंड गुड. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकिल में क्लॉकवाइज जब चलेंगे तब शायद पॉजिटिव रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो निगेटिव होएगा. मैं जो बोल रहा हूं उसको लिटरली मत लेना, कुछ भी हो सकता है, वो आप करके देख लेना, करोगे तभी दिखेगा. हाँ, one of them are going to be positive, other one is going to be negative, that's for sure. ठीक है, और ये दोनों ही केसेस में होएगा. सो इससे हम जनरलाइज्ड रूल अगले लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस करेंगे. प्लीज सॉल्व इट.